गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस की रेट को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, पिगमेंट कितना है क्लोरोप्लास्ट में, है ना, लीव्स कितनी है, लीव्स की एज क्या है, लीव्स का ओरिएंटेशन क्या है, लीव्स का साइज क्या है। तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं और प्लांट की एज क्या है उसका भी असर पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। तो ये सारे फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के हिसाब से हैं, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स जेनेटिक होते हैं, का जो डीएनए है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं एक्सटर्नली, इसीलिए इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, इसके बाद अगला क्या आता है? द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस दीज फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। तो इनमें से मेजर कॉज कौन सा होता है, यानी मेजर फैक्टर कौन सा होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था एक लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी रिएक्शन की रेट को, जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की रेट को वो वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा जो अपनी मिनिमम वैल्यू के सबसे पास होगा। इसका क्या मतलब होगा? जैसे अगर हम ये कहें कि CO2, वाटर, सनलाइट, ठीक है, और टेम्परेचर, ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, है ना। और ये एक सर्टेन लेवल है कि इतना लेवल तो कम से कम होना ही चाहिए। सपोज करो कि CO2 का कंसेंट्रेशन कितना है, यानी कि जो कम से कम वैल्यू चाहिए उससे ज्यादा है। वाटर का कंसेंट्रेशन इतना है, ठीक है, सनलाइट का कंसेंट्रेशन इतना है, और टेम्परेचर का कंसेंट्रेशन कितना है, इतना है, यानी कि जस्ट उसको टच करता है जो मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में रिएक्शन को कौन इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर इस वैल्यू से जरा सा भी कम हो जाए तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो ये कहता है किसी भी रिएक्शन को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो उनमें से इफेक्टिंग फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो अपनी मिनिमम वैल्यू के सबसे पास होता है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसको मैंने एग्जांपल से भी बता दिया। इसको एक और एग्जांपल देते हैं, है ना। सपोज करो कि एग्जाम हुआ, है ना, एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट का हुआ, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस सब्जेक्ट की मार्क स्लिप सबसे बाद में आती है, क्योंकि सबसे बाद में आने की वजह से वो पूरे रिजल्ट को इफेक्ट करती है, उसकी गति को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फैक्टर को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। पहला फैक्टर जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को वो है लाइट। लाइट की जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि क्वालिटी, वो इफेक्ट करती है डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को। इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी जब कम होगी तब उसमें लीनियर
हमें रिलेशनशिप दिखेगा जैसे कि फिगर 13.10 में दिखा है, ग्राफ ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि लाइट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती जाएगी और एक समय पर आकर वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे मैक्सिमम या ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। जबकि हाई लाइट इंटेंसिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि light saturation occurs at 10% of the full sunlight and hence except for plants in shade or dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. Light saturation 10% पर भी हो जाता है, यानी कि सपोज करो कि फुल जो सनलाइट है उसका जो 10% भी अगर अवेलेबल होगा तो भी प्लांट उसमें सेटिस्फाइड यानी कि सेचुरेटेड हो जाते हैं। तो लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता जब तक कि वो पूरी शेड में प्लांट ना हो, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और डेंस फॉरेस्ट। तो इसके बाद इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज अ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। बल्कि उससे नुकसान और हो जाता है कि ज़्यादा तेज अगर इंटेंसिटी होगी लाइट की तो क्या होगा, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, यानी कि CO2 कैसे इफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में कितनी है, 0.03 से 0.05%। अगर 0.05 कंसेंट्रेशन पहुंच जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट यानी कि CO2 की फिक्सेशन रेट बढ़ सकती है। बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। तो इस समय तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है 0.03 से 0.05 जब हो जाएगी तो ये वैज्ञानिकों ने कैसे देखा कि इतनी कंसेंट्रेशन से ज़्यादा अगर बढ़ाएं तो वो डैमेज कर सकती है प्लांट को। उन्होंने आर्टिफिशियल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ाकर देगी, क्लोज कंटेनर्स में प्लांट को ग्रो करके देगा। अब आते हैं C3 से C4 प्लांट्स का कि वो CO2 कंसेंट्रेशन से कैसे अफेक्ट करते हैं। C3 वाले जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा कंसेंट्रेशन CO2 की ज़्यादा कंसेंट्रेशन पे जाके सेचुरेट होते हैं, है ना। देखो क्या दिया उन्होंने, वैल्यू दी है कि 450 माइक्रोलीटर पर लीटर कंसेंट्रेशन जब CO2 की होगी तब जाकर वो सेचुरेशन दिखाते हैं। जबकि जो C3 प्लांट्स हैं वो कब दिखाते हैं, C4 प्लांट्स हैं वो दिखाते हैं 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर। इससे हमें क्या पता चलता है कि C3 प्लांट्स हायर CO2 कंसेंट्रेशन पर क्या दिखाते हैं, सेचुरेशन दिखाते हैं। और इसकी वजह से C3 प्लांट्स को यूज किया जाता है किसमें, ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं जैसे कि टमाटोज और बेल पेपर में। तो उनको CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में ग्रो कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा ग्रोथ दिखाएं। इसके बाद यानी कि CO2 कंसेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस की रेट को। अब आता है नेक्स्ट जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट करती है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो सब प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग होती है वो तुम पढ़ के आए हो कि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। अंतर देखो क्या है C3 और C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जबकि C3 प्लांट्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो होता है कम। इसके बाद टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट दे आर एडेप्टेड टू। जैसे कि ट्रॉपिकल वाले जो हैं उनका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम है जबकि टेम्परेट वालों का लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम है। तो हैबिटेट के हिसाब से भी वो टेम्परेचर से एडजस्टेड होते हैं। यानी कि जो ड्राई कंडीशंस में या फिर हॉट कंडीशंस में उगने वाले प्लांट्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कोल्डर क्लाइमेट वाले जो प्लांट्स हैं उनसे हाई होगा। अब आती है बात वाटर की। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैसे इफेक्ट करता है? वाटर जितना ज़्यादा सॉइल में अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, और जितना प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही लीव्स कैसी होंगी, फ्लैट एंड एक्सपेंडेड होंगी, यानी कि टर्जिड होंगे उसके सेल। और जितना लीव्स एक्सपेंडेड और फ्लैट होंगी उतना ही ज़्यादा वो सनलाइट को ट्रैप करेंगे। तो इसका मतलब क्या है
कि वाटर is one of the reactants in light reaction. Light and the effect of water on more through this effect on plant rather than directly on photosynthesis. वाटर स्ट्रेस की वजह से लीव्स क्या हो जाती है, विल्ट यानी कि मुरझा जाती है। तो अगर लीव्स मुरझा जाएंगी यानी कि वो इस तरह से ड्रूप कर देंगी तो वो एक्सपेंडेड नहीं रहेंगी और सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से वाटर क्या करता है, इफेक्ट करता है। और ज़्यादा समय तक अगर वाटर की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लांट मर भी सकता है। पहले प्लांट ड्रूप करता है यानी वेट करता है ना, टेम्परेरी विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग, और उसके बाद उसकी हो जाती है डेथ। तो ये चीज़ें प्लांट इफेक्ट करते हैं वाटर के केस में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन नेक्स्ट टाइम।